सबसे बड़ा हथियार है, इसलिए मास्क जरूर लगाएं। अब जल्दी से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर आ रही है धर्मांतरण के मामले से जुड़ी। यूपी एटीएस उमर गौतम, जहांगीर, कासिम, सलाउद्दीन को साथ में बैठाकर पूछताछ कर रही है। इरफान शेख, राहुल भोला और मन्नू यादव उर्फ अब्दुल मन्नान को भी इस पूछताछ में शामिल किया गया। एटीएस ने पहले इन लोगों से अलग अलग पूछताछ की और अब सभी 6 लोगों को साथ में बैठाकर पूछताछ हो रही है। तो फिलहाल इन 6 को साथ में बैठाकर अब पूछताछ हो रही है। यूपी एटीएस आमने सामने बैठाकर इन सब से पूछताछ हो रही है और एक एक कड़ियों को जोड़ने की कोशिश हो रही है। कुछ खास सहयोगी जुड़ चुके हैं। अजीत सिंह लखनऊ से इस वक्त हैं और जनक दवे अहमदाबाद से हैं हमारे साथ इस वक्त। अजीत का जल्दी से पहले रुख कर लेते हैं। अजीत, किस तरीके से जांच चल रही है और क्या क्या नए नए खुलासे अभी तक हुए इस पूरे मामले में? देखिए, बिल्कुल अर्पिता, इस पूरे मसले पर एक के बाद एक सवाल किए जा रहे हैं। विशेष तौर से उमर गौतम, जहांगीर कासिम, मुन्ना भोला, अब्दुल मन्नान और सलाउद्दीन, इन सभी को आमने सामने बैठाकर यूपी एटीएस पूछताछ कर रही, क्योंकि अब तक सबसे अलग अलग पूछताछ हुई थी। सबके अलग अलग अपने तर्क थे, अलग अलग सवालों के जवाब थे। अब उनको क्रॉस एग्जामिनेशन कर रही, यानी क्रॉस चेक कर रही कि जिसने जो कहा है अलग अलग, क्या सबके सामने भी वही बात करें। अगर किसी ने कोई बात बताई है और वो बात झूठ निकली और दूसरे ने उस बात को दूसरी तरीके से बताया, नहीं ये बात नहीं ये थी, तो उसको लेकर यूपी एटीएस लगातार पूछताछ कर रही है और बहुत सख्ती से पूछताछ कर रही है। तो इन सब को लेकर जो है कार्रवाई लगातार आगे बढ़ रही है। और कानपुर के जो 8 कट्टरपंथियों का मामला था, उसमें से भी जो हमारे पास खबर है कि 2 लोगों को यूपी एटीएस ने उठा लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा सलाउद्दीन हो, उमर गौतम हो, क्योंकि जो हवाला का नेक्सस आया था अर्पिता, उसमें सीधे तौर पर यह बात आई थी कि 30 लाख से जनक भी बता रहे थे 42 हो गया। हमारे पास जो खबर है, ये 2 करोड़ का ट्रांजैक्शन पहले हुआ उमर गौतम के पास और टोटल मिला के लगभग 3 से 4 करोड़ रुपए उसे मिले हैं। कुछ पैसे उसे खाते के जरिए मिले हैं और कुछ पैसे उसे सीधे हवाला के जरिए कैश के तौर पर मिले हैं। इसीलिए यूपी का जो गृह विभाग है, उसने इंटरनेशनल बॉर्डर की भी बात करी हुई थी और लगातार कार्रवाई की जा रही है। एटीएस और एसटीएफ लगातार छापेमारी कर रही हैं। आज भी कानपुर और फतेहपुर के इलाके में छापेमारी की गई है। तो ये कार्रवाई का सिलसिला लगातार चल रहा, क्योंकि सलाउद्दीन और उमर गौतम का जो नेक्सस सामने आया, उसके पहले इरफान जो मोटिवेटर था, उसका जो नेक्सस सामने आया, भोला का जो नेक्सस सामने आया कि कैसे वो ब्रेन वॉश करता था अपनी पत्नी को, कैसे उसने धन परिवर्तन कराया, नाम बदलवा दिया, तो इन सब की जांच की जा रही है। और विशेष तौर से विदेशी फंडिंग, जो पाकिस्तान की अल दावते संस्था का नाम आया था, उसको लेकर विशेष पूछताछ की जा रही, क्योंकि अब एटीएस को ये लग रहा है कि कम से कम पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी आईएसआई, जरूर इसमें उसका हाथ है। और 4 विदेशी खाते जो मिले हैं अर्पिता, उसके ट्रांजैक्शन से ये पता चल गया है कि विदेशी फंड और हवाला दोनों का मसला है। लिहाजा ये सिर्फ धर्मांतरण नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश है। तो कई बड़े चेहरे बेनकाब होने हैं, उनको लेकर लगातार युद्ध दफ्तर पर किया जा रहा है, छापेमारी की जा रही है और पूछताछ चल रही है एटीएस मुख्यालय पर। अर्पिता, ठीक रही जरा सा। देखिए, अगली खबर भी सलाउद्दीन शेख से ही जुड़ी हुई है। न्यूज़ 18 के जनक दवे की खबर है कि सलाउद्दीन से हुई पूछताछ में हवाला के जरिए 13 लाख रुपए मिलने का और खुलासा हुआ है। यानी सलाउद्दीन अब तक 42 लाख रुपए उमर गौतम को हवाला से भेज चुका था। सलाउद्दीन के अकाउंट से भी पूछताछ, अकाउंटेंट से भी पूछताछ हुई, जिससे कुछ अहम जानकारी एटीएस को मिली है। एटीएस इस मामले में सलाउद्दीन के अकाउंटेंट को गवाह बनाने की तैयारी कर रही है। न्यूज़ 18 के जनक दवे के मुताबिक सलाउद्दीन का एक मोबाइल एटीएस के हाथ लगा, जिसमें कई राज छिपे हैं। जल्द और बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा सलाउद्दीन के दफ्तर से जब्त की गई कंप्यूटर हार्ड डिस्क से भी तमाम वित्तीय ट्रांजैक्शन का खुलासा होने की उम्मीद की जा रही है। आज ही यूपी एटीएस सलाउद्दीन शेख को गुजरात से लखनऊ लेकर गई थी। जनक हमारे साथ मौजूद हैं। जनक, अकाउंटेंट को गवाह बनाने की तैयारी की जा रही है। फिलहाल जो लैपटॉप जब्त हुआ, जो मोबाइल से चीजें सामने आ रही हैं, कुछ और खुलासे हुए, क्योंकि ये जो आंकड़ा है वो जब कल तक जांच थी तो 30 लाख का समझा जा रहा था, अब 42 लाख ये आंकड़ा पहुंच गया है, जो आने वाले दिनों में और बढ़ सकता है। बिल्कुल अर्पिता, और इसी दिशा में गुजरात एटीएस और यूपी एटीएस जांच कर रही थी, क्योंकि सबसे बड़ा ट्रांजैक्शन का मसला था कि फंडिंग कहां से आ रहा है। जब इतनी, इस मामले में भी अगर देखें तो जिन जिन लोगों को कन्वर्ट किया जा रहा था, जबरन धर्मांतरण हो रहा था, उनको या तो लोभ लालच या उनका आर्थिक स्थिति थी, उसका फ़ायदा उठाकर उसको पैसे देकर इस धर्मांतरण हो रहा था। तो सबसे ज़्यादा एंगल इसमें यही था कि फंडिंग कहाँ से आ रही हो। तो फंडिंग का ट्रेल जब वडोदरा में निकला और सलाउद्दीन के नाम पर
जब ये मामला आया तब उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई। और कल जब उसके दफ्तर में गुजरात एटीएस और यूपी एटीएस की टीमें गई और जब वो सीज की गई उनके दस्तावेज और उसके अलावा जो हार्ड डिस्क सीज की उसमें एफसीआरए तहत जो अल फलाह फाउंडेशन है यूके का, वहाँ से जो सारे पैसे आए उसके सारी जानकारी है। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका जो फंडिंग का ध्यान रखता था वो उनका अकाउंटेंट था जो फरीद। तो फरीद से जब पूछा गया, क्योंकि अब तक केवल 30 लाख का बात बता रहे थे सलाउद्दीन, वो भी कोरोना वक्त में उसने 30 लाख यहाँ हवाला से उमर गौतम को भेजे। तो यहाँ पर अब फरीद बता रहे हैं कि नहीं 30 नहीं लेकिन ये 42 लाख जितना है। तो और 12-13 जो 29-30 लाख का जो आंकड़ा था वो बढ़कर 42 लाख तक हो गया है। तो फरीद वो सारे ट्रांजैक्शन की जानकारी फरीद के पास है और फरीद अगर सहयोग नहीं करते इस जांच में तो उनको भी आरोपी बनाया जा सकता है। लेकिन अब तक फरीद को एजेंसियां जितना सवाल पूछ रही हैं उनके सारे जवाब दे रहे हैं और वो जो जवाब दे रहे हैं वो जो आकलन आ रहा है उससे बिल्कुल फिट बैठ रहा है। ऐसे में हो सकता है कि यूपी एटीएस जो इस मामले की जांच कर रही है फरीद को एक अहम गवाह के तौर पे बनाए, क्योंकि अब तक केवल मेन एक्यूज के तौर पे सामने आए। इनकी कड़ियों में कोई सबसे गवाह इंपॉर्टेंट होना ज़रूरी है, तभी ये इस पूरी साजिश एस्टैब्लिश हो पाएगी। और इसी के चलते जो फरीद है उसको सबसे बड़ा प्रमुख गवाह जिसको कहें उसको बनाने की तैयारी यूपी एटीएस और उसकी ओर से कोशिश हो रही है। रहिए आप जरा साथ। लखनऊ में धर्मांतरण का एक और सनसनीखेज मामला सामने है, जल्दी से वो भी आपको बता दें। यहाँ दरअसल एक ही परिवार की 2 बेटियां हैं जिन्होंने पहले अपना धर्म परिवर्तन किया और आरोप है कि उस पूरे परिवार पर धर्म परिवर्तन का दबाव डाल रही हैं। परिवार के मुताबिक दोनों बहनें घर के अंदर पूजा पाठ नहीं करने दे रही हैं, मूर्तियों को तोड़ डाला है, मंदिर के दियों को बुझा दिया है। मां रो रो कर अपना दर्द बयां कर रही है। परिवार ने लखनऊ पुलिस के पास एक तहरीर दी है जिसमें आरोप लगाया गया कि दोनों लड़कियां घर के लोगों को इस्लाम कबूल करने का दबाव बना रही हैं और घर वालों को ये कह रही हैं कि आप विरोध ना करें, अगर आप विरोध करते हैं तो आपकी हत्या कर दी जाएगी, आपके घर पर भी कब्जा कर लिया जाएगा। ये धमकी भी दोनों बेटियां अपने ही मां को देती नजर आ रही। देश भर में धर्मांतरण का मुद्दा जोरों पर है। यूपी एटीएस समेत कई राज्य और देश की एजेंसियां जांच कर रही है। लखनऊ के नेहरू एन्क्लेव के पास हम एक ऐसे परिवार में हैं जहां 2 बेटियों ने धर्म परिवर्तन कर लिया, अपने ही घर में अब पूजा नहीं करने दे रही, उन्होंने मूर्तियों को तोड़ दिया। उस घर में हम आपको पहले वो जगह दिखाने चाहते हैं जहाँ वो नमाज पढ़ती थी। यहाँ वो नमाज पढ़ती थी, पहले इनके पिता यहाँ थे। आप देख सकते हैं कि जय श्री राम और बहुत सारे देवी देवताओं की जो प्रतिमाएं यहाँ लगी, लेकिन यहाँ अब वो पूजा नहीं होने दे रहे हैं। इसी तखत पर वो यहाँ आकर नमाज पढ़ती हैं। उनकी माँ है, उनको धमकी देती हैं, कहती हैं कि प्रॉपर्टी भी ले लेंगे और रहने भी नहीं देंगे। तो माता जी साथ में आप आइए, इधर बैठिए जरा। ये यहाँ पर मौजूद हैं और उनके घर की जो बहू है वो भी मौजूद हैं। क्या हुआ था बताइए। यहाँ पे दीपक पलट दी और यहाँ नमाज पढ़ जाती है। नमाज पढ़ती हैं जी। क्या पलट दिया? दीपक कौन सा दीपक बुझा दिया? चिराग जलाया था पूजा वाला चिराग? हाँ, पूजा का चिराग। तो क्या दोनों बेटियों ने आपके धर्म परिवर्तन बदल दिया? वो हिंदू से मुस्लिम बन गई? जी, दोनों क्या बन गई हैं? मुस्लिम बन गई हैं। कब से? उनके सामने से बनी, बहुत सालों से बनी है। तस्वीर किसकी आपने हाथ में लिया है? अपना, मेरे आदमी की है। तो ये इनके रहते ही इन्होंने सब किया? नहीं, ये जिस दिन खत्म है उस दिन दीपक के पर पलट दिया है। अच्छा। और ये बहुत दिन से धर्म प्रदर्शन कर रहे हैं। वो कह रहे थे शादी करना करो, नहीं तो मेरे घर से जाओ, नहीं तो हमारे कहने शादी हिंदी रीत रिवाज में करो। कहती नहीं करेंगे, हम अपनी मर्जी से करेंगे। तो आप उनकी माँ हैं? हाँ, दूसरी माँ है। अच्छा। लड़कियों की मां का आरोप है कि कुछ मुस्लिम लड़कों ने उनकी बेटियों को अपने जाल में फंसाया, उनका धर्म परिवर्तन कराया। लड़कियां अब तमन्ना और नाजिया बन चुकी हैं, घर में नमाज पढ़ती हैं, भाई को भी जबरन मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए प्रेशर डालती हैं, मारती हैं, नमाज पढ़ाती हैं। ये बताओ, आपकी बहनें आपसे नमाज पढ़वाती थी तो कैसे नमाज पढ़ते थे आप? एक बार बताएंगे कैसे? खड़े खड़े होके बताइए।
क्या कहती थी, कैसे पढ़ी है नमाज? जी वो बताती थी कि ऐसे करके बताएंगे? बिस्मिल्लाह करके करो, ऐसे करती थी। और आयतें बताती थी, जैसे वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ऐसे करके बताती थी। कहती थी पढ़ो, फिर सजदा करवाती कैसे थी। करती थी जरा बताओ? ऐसे करके मतलब उधर की साइड ऐसे करके ऐसे सजदा करवाती थी। अच्छा, ये सब कई बार। करती थी? जी तो आपको जबरदस्ती भी आपसे करती थी? जी जबरदस्ती करती, ना करो तो मारती थी। मारती थी? और क्या कहती, नमाज कहाँ कहाँ पढ़ने के लिए कहती थी? यहाँ भी पढ़वाती थी, वहाँ भी पढ़वाती थी अपने कमरे में। मस्जिद की भी बात करती थी? और कहती थी मस्जिद भी जाके पढ़ा करो नमाज। तो आप पढ़े? नहीं, मस्जिद में एक भी बार नहीं गया। अच्छा, नहीं गए, तो जबरन करती थी? जी जबरदस्ती भेजती थी। तो देखिए, छोटा सा बच्चा है, उनका भाई है, इससे ज़बरदस्ती नमाज पढ़वाया जाता था, कैसे पढ़वाया जाता था, आयतें पढ़वाई जाती थी, ये सब न्यूज़ 18 खुलासा कर रहा। अब ये देखना होगा कितनी बड़ी कार्रवाई इस मसले पर उन लोगों के खिलाफ होती है जो इस पीछे के साजिश करता है। अजीत इस वक्त हमारे साथ भी जुड़ चुके हैं, जिनकी आप रिपोर्ट देख रहे थे, जो उस भाई से बात कर रहे थे, उनकी मां से बात कर रहे थे। अजीत, ये परिवार तो वाकई कितने दिन से इस तरीके का कहर झेल रहा था, क्या किसी तरीके का अभी तक एक्शन लिया गया है? इन लोगों को थोड़ी राहत उससे मिलेगी, हुआ है कोई एक्शन अभी तक? देखिए, बिल्कुल अर्पिता, तहरीर जरूर गोमती नगर थाने पे दे दी गई, लेकिन अभी एफआईआर दर्ज नहीं हुआ और पुलिस ये कह रही है कि इसमें दोनों एंगल पे हम जांच कर रहे हैं। जो पहली बेटी है जिसने निकाह कर लिया, इसके अलावा संपत्ति के विवाद की बात भी पुलिस कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि चूंकि हिंदू जागरण मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी पहुंच गए, हिंदू संगठनों ने इस पूरे मसले को उठाया है, कार्रवाई की बात कही जा रही है। लखनऊ के पुलिस कमिश्नर ने भी कहा कि हमने पूरी जांच डीसीपी या गोमती नगर थाने को बोल दिया, वो पूरे मसले की जांच कर रहे हैं। जांच के बाद पूरी एफआईआर लिखी जाएगी, क्योंकि मामला गंभीर है, लिहाजा एक एक बिंदु जांच की जा रही है, कहीं कोई चूक ना हो जाए, तो उन सबको लेकर जांच होगी। लेकिन एक ही छत के नीचे वो दोनों बेटियां रहती हैं। अपनी सौतेली माँ अपने भाइयों को कहती हैं कि धर्म परिवर्तन कर लें, छोटे भाई को मार पीट कर वो कुरान की आयतें पढ़वाती हैं, नमाज पढ़वाती हैं और कहती हैं मस्जिद में जाओ। तो इस तरह का जो माहौल वहां पर बना हुआ है, बिल्कुल जो है अलग तरीके का माहौल है। और जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो वो घर से बाहर ही नहीं निकली, उन्होंने अपने दरवाजे को बंद कर लिया। अब फिलहाल पुलिस इस पूरे मसले की जांच कर रही है और जांच के बाद पुलिस का अगला कदम क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। अर्पिता, ठीक है, जनक भी हमारे साथ मौजूद हैं। जनक, देखिए, उत्तर प्रदेश में कई जगहों से ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं। सलाउद्दीन की गिरफ्तारी वहां वडोदरा से हुई है, जहां पर आप मौजूद हैं। क्या वहां पर भी कोई ऐसे केसेस सामने आए हैं? क्योंकि सलाउद्दीन रह रहा था, पैसे के लेन देन की तो खबरें आ गई, क्या उसने भी क्या इसी तरीके का रैकेट गुजरात में भी फैला रखा था? देखिए, अब ये जांच का विषय है। छुटपुट इस तरीके की घटनाएं ज़रूर सामने आ रही है। कल एक सूरत से ऐसी घटना आई थी जिसमें एक 3 भाई है, उसमें से एक जो भाई है वो कुछ महीने पहले उसके माता पिता के निधन के बाद वो यूपी चला गया और उसके बाद उसने धर्मांतरण कर लिया। पर अब ये इस मामले के साथ जुड़ा है कि नहीं, ये अभी जाँच का विषय बना हुआ है, चूँकि मामला थोड़ा पुराना भी है। तो सवाल यहाँ ये है कि इस तरीके केवल यूपी या किसी नोएडा या उस तरीके से अलग अलग जगहों से केवल मामले सामने नहीं आ रही है, देश भर में इसी तरीके से मामले सामने आते रहे हैं समय समय पर। लेकिन एक बड़े पैमाने पर एक साजिश का खुलासा ये पहली दफ़ा हो रहा है और वो अब सब इसी कड़ी का हिस्सा है नहीं, ये एक जांच का विषय है। कोई केंद्रीय एजेंसी शायद इसमें अगर जब जांच करे तो इसमें और खुलासे हो सकते हैं। और जहाँ तक सलाउद्दीन का मसला है तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का सबसे अहम कड़ी के तौर पे सलाउद्दीन को देखा जा रहा था और उसका जो अकाउंटेंट है ये फरीद, ये दोनों को अभी एक प्रमुख कड़ी के तौर पे देखा जा रहा है। सलाउद्दीन अब तक 42 लाख रुपया भेज चुका है गौतम को। ऐसे में अब देखना होगा कि जो यूपी उसने जो पैसे भेजे उसका एफसीआरए के तहत जब पैसे आया तो क्या उस अकाउंट को फ्रीज किया जाता है, बाकी क्या सारी कड़ियां हैं वो अभी गुजरात एटीएस भी इसमें ढूंढ रही है। और बाकी जो अपनी संस्थाएं हैं, वित्तीय संस्थाएं भारत देश में, तो वो चाहे वो ईडी हो या इनकम टैक्स हो, वो भी अपने हिसाब से जांच करेगी। चूंकि विदेशी फंड का मामला है, उसका बेजा इस्तेमाल यहाँ पर हो रहा था। तो ऐसे में सारे पहलू पर अभी गुजरात एटीएस के साथ साथ यूपी एटीएस भी काम कर रही है। बिल्कुल। और देखिए, जो और खबरें यहाँ सामने आ रही हैं, जैसे उत्तर प्रदेश से ये जो 2 बहनें सामने आई हैं जो अपने माँ को डरा रही हैं, अपने भाई को डरा रही हैं कि आप भी अपना धर्म परिवर्तन कीजिए। फिलहाल परिवार दहशत में है। उसने अपनी कंप्लेन, अपनी शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, इसलिए कोई एक्शन नहीं हो पाया। दोनों पक्षों की बात सुनने की बात पुलिस की तरफ से कही जा रही है और उन 2 बहनों से बात करने की कोशिश न्यूज़ 18 ने भी की, लेकिन उन्होंने अपना पक्ष सामने आकर नहीं रखा।
लखनऊ के जिस घर में दो बेटियों ने धर्म परिवर्तन कर लिया लालच और लोभ के जलते, उस घर में हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं वही कमरा बताया जा रहा है कि इस तरफ पूरा परिवार रहता है, उनके घर के लोग रहते हैं, पूरा आंगन है और इस कमरे में वो बेटियां रहती हैं। बहुत देर से न्यूज़ 18 कोशिश कर रहा है कि उनसे बात किया जाए। दरवाजे को कई बार हमने नॉक भी किया, कोई अंदर है तो बाहर आ सकता है, हम आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं, आप अपना पक्ष रख सकते हो। तो देखिए अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही है, अंदर से कुछ कहा नहीं जा रहा, कुछ बताया भी नहीं जा रहा है। कोशिश ज़रूर ये की जाती है कि दूसरे पक्ष की भी बात की जाए, लेकिन बार बार नॉक करने के बाद दरवाजे पे कोई नहीं निकलता। और यहीं से दूसरा जो है, जो प्रांगण है, अगर आप पीछे की तरफ देखें तो यहाँ पर इनकी पूरी दूसरी फैमिली रहती है, परिवार रहता है, भाई रहते हैं, इनकी माएँ रहती हैं, लेकिन वो बाहर नहीं निकलती हैं क्योंकि बार बार नमाज पढ़ने की बात की जाती है। उनकी तरफ से बार बार कहा जाता है कि नहीं तो हम विवाद करेंगे, मारपीट करेंगे, तो ये विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो आप ये कह सकते हैं कि एक ही घर में एक ही आंगन के नीचे रहती हैं, लेकिन पूरे परिवार को जबरन धर्म परिवर्तन कराने की बात करती हैं। अपने छोटे भाई से जबरन मारपीट कर नमाज भी पढ़वाया। तो ये गंभीर मामला, हालांकि शिकायत गोमती नगर थाने में पहुंच गई। अब देखना होगा कि कार्रवाई किस तरह से होती है। वीडियो अखिलेश साथ अजीत सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ। अजीत, क्योंकि आपने भी देखिए कोशिश की कि वो जो दो बहनें हैं जिन पर परिवार आरोप लगा रहा है उनका पक्ष भी जाना जाए। हमने रिपोर्ट देखी, उसमें तो दरवाजा नहीं खुल रही। क्या ऑफ द कैमरा आपकी उनसे बात हुई है? वो कुछ कह रही हैं, क्या अपना पक्ष रख रही हैं? देखिए अर्पिता, जैसे ही हम वहां पहुंचे उन्होंने फौरन दरवाजा बंद कर लिया, बात करने को बिल्कुल राजी नहीं हुई और दरवाजा नहीं खोला। लगभग 1 घंटे तक हम वहां रहे, कई बार कोशिश की कि उनसे बात की जाए, उनका पक्ष रखा जाए, लेकिन कुछ देर तक अंदर से आवाजें आती रही, लेकिन फिर उन्होंने पूरी तरह से लॉक कर लिया और फिर बोलना भी बंद कर दिया। कई बार सवाल पूछा गया, कुछ भी नहीं। रोक रही हूं अजीत, आपको बड़ी खबर आ रही है दरभंगा केस से जुड़ी हुई। ये बड़ी खबर, आरोपियों को लेकर पटना पहुंची है एनआईए टीम। चंद्रमोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपडेट के साथ। चंद्रमोहन, तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं पटना एयरपोर्ट पर नासिर और इमरान को अभी एनआईए की टीम यहां पटना एयरपोर्ट पर लेकर पहुंची है हैदराबाद से सीधे, और इसके बाद फिर इनको यहां से भारी सुरक्षा के बीच पटना के एनआईए के स्पेशल कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जाएगा। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकती हैं जो ये इमरान और नासिर जो हैं उनको विशेष सुरक्षा के बीच अब एनआईए कोर्ट ले जाने की तैयारी चल रही है। पटना एयरपोर्ट से दोनों जो भाई हैं वो बाहर निकल रहे हैं। यही नासिर और इमरान हैं जिनको एनआईए की टीम यहां पटना लेकर पहुंची है और उसके बाद फिर इनको यहां से ले जाया जा रहा है पटना एयरपोर्ट से एनआईए कोर्ट में पेशी के लिए। और इन दोनों पर दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में साजिश रचने और उसमें विस्फोटक रखने का आरोप है, जिसके बाद एनआईए की टीम पूछताछ के दौरान इनको गिरफ्तार की थी और अभी पटना एयरपोर्ट से इनको एनआईए कोर्ट में ले जाया जा रहा है पेशी के लिए। तस्वीरों में भी साफ तौर पर आप देख सकती हैं भारी सुरक्षा के बीच जो एटीएस की टीम है, बिहार एटीएस की टीम, वो यहाँ पर तैनात हैं। सीआईएसएफ के जो एयरपोर्ट पर जवान तैनात रहते हैं वो है बिहार पुलिस की स्पेशल टुकड़ी, इसके लिए लगाया गया है ताकि किसी तरह की परेशानी और इनको यहाँ से कोर्ट ले जाने में किसी तरह की परेशानी ना पैदा हो। ऐसे में ये दोनों जो भाई हैं इन लोगों पर साजिश रचने और जो ट्रेन थी सिकंदराबाद से दरभंगा तक आने वाली स्पेशल ट्रेन में जो उसमें ब्लास्ट हुआ था उसमें साफ तौर पर माना जा रहा है कि इन दोनों भाइयों के ऊपर आरोप है कि इन्हीं दोनों भाइयों ने उसकी साजिश रची थी और उसके बाद जो पार्सल था इन्हीं लोगों ने रखा था जिसमें विस्फोटक मौजूद था और जैसे ही उस पार्सल को दरभंगा स्टेशन पर उतार कर रखा गया उसी दौरान धमाका हो गया था। और जब पहले जीआरपी ने इस पूरे मामले की जांच की और जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी परत दर परत खुलासे हो रहे थे। सीधी तस्वीर आप देख सकती हैं, एटीएस के जो कमांडो हैं वो यहाँ पर तैनात हैं और इमरान और नासिर दोनों को यहाँ से एनआईए के स्पेशल कोर्ट में ले जाया जा रहा है भारी सुरक्षा के बीच। और जो स्पेशल टीम यहाँ पर तैनात है वो इनको कोर्ट लेकर जा रही है। इन दोनों
भाइयों को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया है, जो दरभंगा में पार्सल में ब्लास्ट हुआ था उस मामले में। तो अभी इनको कोर्ट ले जाने के बाद एनआईए की जो टीम है इनसे कोर्ट से यह गुजारिश करेगी कि इनको रिमांड पर दिया जाए और पूछताछ में कई खुलासे हो सकते हैं। जो एनआईए के अधिकारियों का साफ तौर पर यह मानना है कि जो दरभंगा में ब्लास्ट हुआ था उसमें सीधे तौर पर इन दोनों भाइयों की संलिप्तता है और शामली में सलीम नाम का एक शख्स है जिसने इन दोनों भाइयों को इस पूरे काम के लिए जिम्मेदारी दी थी। और ये दोनों भाई जो हैं वो सिकंदराबाद स्टेशन पर जब ये पार्सल बुक किया गया था उस समय सीसीटीवी में देखे गए थे। और एनआईए जब जांच के लिए पहुंची तो इनके घर से कई आपत्तिजनक विस्फोटक के जो सामग्री हैं वो मिले हैं। तो ऐसे में एनआईए को शक है कि जो बर्निंग ट्रेन इनको बनाने की जो इरादा थी उसमें तो ये कामयाब नहीं रहे, लेकिन जो ये दोनों भाई गिरफ्तार हुए हैं इसमें कई अहम आगे खुलासे हो सकते हैं। तो ऐसे में अब ये हैदराबाद से एनआईए की टीम यहाँ पटना एयरपोर्ट पर इमरान और नासिर दोनों भाइयों को लेकर पहुंची है और अब इन दोनों को कोर्ट ले जाया जा रहा है जहां पेशी होगी और पेशी के बाद इनका अगर रिमांड मिलता है तो फिर उसके बाद आगे जो है वो एनआईए की टीम पूछताछ करेगी। तो ऐसे में आप सीधी तस्वीर देख सकते हैं, सामने जो है वो स्कॉर्पियो गाड़ी है जिसमें दोनों भाई बैठे हुए हैं और पीछे एटीएस की टीम है जो इनको सुरक्षा में आगे और पीछे भारी सुरक्षा के बीच इनको कोर्ट ले जाया जा रहा है पेशी के लिए। ऐसे में समझा जा सकता है कि जो ये धमाके का तार है जैसे जैसे एक दूसरे से जुड़ता गया, पहले उत्तर प्रदेश के शामली में दो लोगों को हिरासत में लिया गया, जब उनसे पूछताछ हुई तो उसके बाद हैदराबाद के इन दो भाइयों का नाम सामने आया और जब एनआईए की टीम यहाँ पर पहुंची और इनसे पूछताछ हुई तो कई अहम खुलासे हुए, जिसके बाद इन दोनों भाइयों को गिरफ्तार किया गया। एनआईए की टीम पूछताछ की और पूछताछ के बाद कई अहम खुलासे हुए। माना जा रहा है कि इस धमाके की तार के लिए 1,60,000 रुपए पाकिस्तान से सलीम के पास आया था और उस सलीम ने इन लोगों का पैसा और जो सामग्री है, जो विस्फोटक है, उसको उपलब्ध कराने के लिए इनको पैसे दिए थे। और जो पूरी तार है वो किस तरह से जुड़ती हुई नजर आ रही है, आप समझ सकती हैं कि पहले दरभंगा पर पार्सल करा जाता है और जब वो बिल्कुल चंद्रमोहन, तो ये तस्वीरें भी हम देख रहे हैं जहां पर देखिए हैदराबाद से इन दोनों को लाया गया और फिलहाल पटना पहुंची एनआईए की टीम और अब से थोड़ी देर में जो सीधे कोर्ट जाएगी उसके बाद रिमांड मांगी जाएगी और इनसे आगे की पूछताछ होगी, किस तरीके की साजिश इन्होंने रची, क्योंकि इनके बारे में तो ये भी जानकारी मिल रही थी कि बाकायदा ये पाकिस्तान भी गए, वहां से कैसे बम बनाया जाता है इसकी ट्रेनिंग वो लेकर लौटे और उसके बाद इस घटना को अंजाम देने की कोशिश की। तो फिलहाल इस वक्त टीम जो है वो हैदराबाद से इन दोनों को लाकर एनआईए कोर्ट ले जाया जा रहा है। एनआईए की टीम इसको इन दोनों को लेकर पटना पहुंची है। चंद्रमोहन हमारे साथ मौजूद है और उस गाड़ी के पीछे ही हैं जिस गाड़ी में इमरान और नासिर बैठे हुए हैं और उनको कोर्ट ले जाया जा रहा है। चंद्रमोहन, चलो एकदम चंद्रमोहन, अगर आवाज आ रही हो तो कितनी देर में ये कोर्ट पहुंच जाएंगे, जरा ये बताइए कि कितनी दिन की रिमांड मांगी जाएगी इन दोनों की? शायद चंद्रमोहन तक आवाज नहीं जा रही है, लेकिन आपको बता दूं कि किस तरीके की तस्वीरें सामने आई जब हैदराबाद से इन दोनों को, नासिर और इमरान जिनका नाम बताया जा रहा है, दोनों भाई हैं, इनको पटना लेकर एनआईए की टीम पहुंची। अब एनआईए की टीम जो है वो इन दोनों को लेकर कोर्ट जा रही है जहां पर इन्हें रिमांड पर मांगा जाएगा। कितने दिन के रिमांड पर अब एनआईए की टीम मांगती है ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल जांच जो है वो इस दिशा में चल रही। पहले पूछताछ हुई, कुछ दिन की रिमांड और अब टीम चाह रही है ताकि और खुलासे हो पाए कि किस तरीके की इनके मंशा थी और ये तार कहां कहां जुड़े हो सकते हैं। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आरोपी जो है वो पटना लाए गए हैं और कुछ ही देर में उनकी कोर्ट में पेशी है। चंद्रमोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रमोहन, बिल्कुल आप सीधी तस्वीर देख सकती हैं, जो आगे स्कॉर्पियो गाड़ी है उसमें नासिर और इमरान दोनों मौजूद हैं। ये
टीम साथ में मौजूद है जो इनके सुरक्षा में साथ में तैनात है। और पीछे जो जिप्सी गाड़ी आपको दिखाई दे रहा है उसमें भी एटीएस की टीम मौजूद है जो इनके सुरक्षा में तैनात है। और यहाँ से सीधे एयरपोर्ट से अब ले जाया जा रहा है एनआईए के स्पेशल कोर्ट में, जहां इनकी पेशी होगी और जो एनआईए के वकील हैं वो इनका रिमांड मांगेंगे, क्योंकि आगे पूछताछ में एनआईए का साफ तौर पर यह दावा है कि कई ऐसे खुलासे हैं, कई ऐसे अहम सबूत हैं जो इनसे जानकारी प्राप्त हुई है। और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रहा है परत दर परत खुलासे हो रहे हैं। तो ऐसे में एटीएस और साथ ही इस पूरे मामले की जांच जो 3 एजेंसियां कर रही हैं, जीआरपी ने पहले जांच किया, फिर उसके बाद बिहार एटीएस ने जांच ठीक है किया। चंद्रमोहन साहब रहिए, जनक भी हमारे साथ, उनके पास भी कोई अपडेट है, जल्दी से जनक का रुख कर लेते। जनक देखिए अर्पिता, जो अभी दोनों भाइयों को लेकर एनआईए जब वहाँ पर पटना पहुंची है, एक और कड़ी एनआईए के हाथ में लगी है कि जो उत्तर प्रदेश में जो बेटा और बाप दोनों पकड़े गए थे, सलीम और काफिल, उनका जो इकबाल के साथ कनेक्शन सामने आया। इकबाल और आसिफ वो जो लश्कर के ऑपरेटर हैं और वो उनका भी मूलतः जो वतन है, वो जो काम है वो जो उत्तर प्रदेश का ही है, लेकिन वो कराची में बैठे हैं। और काफिल और जो सलीम, जो व्यक्तियों ने नासिर और इमरान की अपॉइंटमेंट की थी, वो इकबाल के साथ संपर्क में थे और सऊदी अरब में उनकी मुलाकात हुई थी। तो एक नई जानकारी सामने आ रही, जिसके बाद अब एनआईए जो दोनों बाप बेटे जो सलीम और काफिल दोनों हैं, उनसे भी इस मामले में पूछताछ कर रही है कि इकबाल ने कितने फंड यहां से ट्रांसफर किए। और इकबाल ही वो शख्स था जो, इकबाल और आसिफ दोनों भाई हैं, वो भी कराची में बैठे और वहां से वो ऑनलाइन ट्रेनिंग यहां पर नासिर को दे रहे थे। और उसके अलावा फंडिंग जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसकी भी यहाँ पड़ताल की जा रही है। तो आज जो भी आप जो चंद्रमोहन को पूछ रहे थे, वो बिल्कुल एनआईए पूरे क्रक्स के साथ कोर्ट में जा रही है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या हुआ, ये हमें अभी ढूंढना बाकी है। कितने पैसे वहाँ पाकिस्तान से भेजे, किस ठीक है, मैं रोक रही हूँ आपको, चंद्रमोहन के पास भी अपडेट है। चंद्रमोहन चंद्रमोहन कितनी देर में कोर्ट में पेशी होनी है? बिल्कुल, ये सीधी तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। पटना का एटीएस ऑफिस है ये, और यहाँ पर सलीम और इमरान दोनों को लाया गया है। एटीएस की टीम साथ में मौजूद थी, एनआईए की टीम साथ में मौजूद है और बिहार पुलिस की टीम मौजूद है, जो भारी सुरक्षा में एयरपोर्ट से यहाँ पटना एटीएस ऑफिस में इन दोनों भाइयों को लाया गया है। और हो सकता है कि यहाँ से पूछताछ के बाद फिर जो एनआईए के स्पेशल कोर्ट है वहाँ पर ले जाया जाएगा। तो तस्वीर आपको सीधे दिखा रहे हैं, वो जो सामने स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी है उसी में दोनों भाइयों को जो बिहार एटीएस की टीम है वो लेकर यहाँ पर पहुंची है। और इसके बाद अभी हो सकता है कि इनसे पूछताछ यहाँ भी हो और फिर उसके बाद इनको एनआईए के स्पेशल कोर्ट में ले जाया जाएगा। जाहिर सी बात है, जब धमाका हुआ था उस वक्त ये बिहार एटीएस जांच कर रही थी, जीआरपी की टीम जांच कर रही थी और साथ ही यूपी एटीएस और तेलंगाना एटीएस भी पूरे मामले की जांच कर रही थी। और जैसे ही तार इसका विदेश से जुड़ा, पाकिस्तान से जुड़ा और आईएसआई की बात सामने आई, उसके बाद एनआईए भी पूरे मामले की जांच कर रही है। तो अब यहाँ से थोड़ी देर बाद हो सकता है कि एनआईए के स्पेशल कोर्ट में इन दोनों भाइयों को ले जाया जाए पेशी के लिए। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ जो एटीएस का दफ्तर है बिहार का, पटना का, वहाँ इन दोनों भाइयों को लाया गया है और उसके बाद यहाँ से पेशी के लिए ले जाया गया था। जब दरभंगा में धमाका हुआ था उस वक्त उस समय जीआरपी जब इस पूरे मामले की जांच की थी और जैसे जैसे यह मामला बढ़ते गया और इसमें आतंकी कनेक्शन सामने आया, उसके बाद से एनआईए जांच की और तब इन दो भाइयों की गिरफ्तारी हुई है। वहीं जो सलीम है वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और जो मुझे जानकारी मिली है सूत्रों से, इस पूरे कारनामे के लिए, इस आतंकी साजिश के लिए 1,60,000 रुपये पाकिस्तान से हवाला के जरिए उसको उपलब्ध कराया गया था और उसी पैसे से ये पूरी साजिश रची गई थी, जिसके जरिए जो ट्रेन थी सिकंदराबाद दरभंगा स्पेशल ट्रेन, उसमें बर्निंग ट्रेन उसको बनाने की कोशिश की गई थी। लेकिन ट्रेन चलते समय यह धमाका नहीं हो पाया और जब यह पार्सल
दरभंगा पहुंचा। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जैसे ही उसको रखा गया उसके बाद यह धमाका हुआ और फिर वहां पर स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई थी। और तब जब जांच शुरू हुई तब परत दर परत खुलासे हुए और अभी जिन ये 2 भाइयों को गिरफ्तार कर यहाँ पर एनआईए की टीम पहुंची है, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है परत दर परत इसमें खुलासे हो रहे हैं और साफ तौर पर यह माना जा रहा है कि एक बड़ी साजिश रची गई थी। चलती ट्रेन में जो पार्सल रखा गया था, जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक उस बोतल में सेंसर लगाया गया था ताकि जैसे ही ट्रेन रफ्तार पकड़ेगी उसके बाद धमाका हो जाता और पूरी ट्रेन जो है वो बर्निंग ट्रेन में तब्दील हो जाती और ज्यादा से ज्यादा जरा रहिए आप साथ। देखिए, बिहार के दरभंगा में हुए पार्सल ब्लास्ट मामले में एनआईए को अहम सबूत हाथ लगे हैं। न्यूज़ 18 के शंकर आनंद की खबर है कि पार्सल ब्लास्ट मामले में एनआईए की छापेमारी में कई अहम दस्तावेज और सबूत हाथ लगे। मामले की तह तक जाने के लिए एनआईए ने हैदराबाद और दरभंगा में छापेमारी के दौरान आईईडी बनाने से जुड़े सामान समेत कई अहम दस्तावेज जब्त किए। छापेमारी में एनआईए ने कई मोबाइल फोन और दूसरे डिजिटल सबूत भी जब्त किए, जिनकी जांच दिल्ली की फॉरेंसिक लैब में कराई जाएगी। दरभंगा धमाके केस में एनआईए ने हैदराबाद के हबीब नगर इलाके से नासिर और इमरान मलिक को गिरफ्तार किया था। जनक भी हमारे साथ मौजूद है। जनक, सलीम नाम का एक शख्स भी सामने आ रहा है, इसके बारे में क्या जानकारी? देखिए, जो सलीम और काफिल ये दोनों भी वहाँ यूपी के ही हैं और ये इमरान और नासिर वो दोनों के साथ सीधे संपर्क में थे। यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि नासिर को इकबाल खाना और आसिफ खाना जो 2 भाई हैं वो भी उत्तर प्रदेश से हैं लेकिन बेस्ड कराची में हैं। तो उन्होंने नासिर को पाकिस्तान बुलाया, बम बनाने की ट्रेनिंग दी और यहाँ पर ऑनलाइन शिक्षा भी दी कि किस तरीके से तालीम जिसको कहें कि वो उन्होंने दी कि किस तरीके से बम बनाने चाहिए। तो उसका वो मटेरियल बाजार से कैसे उपलब्ध कराना है, स्थानीय बाजार से क्या क्या चीज़ें उसको उपलब्ध करानी है, एमोनियम नाइट्रेट अगर ज़्यादा नहीं मिलता तो कौन से केमिकल से वो फॉर्मेशन बनाना है, वो सारी चीज़ें इकबाल खाना ने कराची में बैठे बैठे यहाँ पे दी। तो लश्कर के कहने पर ये पूरी साजिश रची गई और जिस तरीके से एनआईए को उनके घर से हैदराबाद से जो सामान मिला है उसमें वो दस्तावेज भी हैं, वो बुक्स भी हैं कि किस तरीके से इसको बम के तौर पे कुछ चीज़ों को इकट्ठा करके बम बनाया जा सके, उसकी ट्रेनिंग जो इकबाल ने दी थी वो सारी चीज़ें। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट आज की बात है कि जो टेक्निकल गैजेट्स हैं उसमें जो जिस एप्लीकेशन से ज़रिए चूँकि एजेंसियों की नज़र में वो ना आए और अपना काम कर सके, इसके चलते VoIP या व्हाट्सएप वो इस्तेमाल नहीं करते थे लेकिन एक इंटरनेट एप्लीकेशंस के ज़रिए सीधे वो संवाद करते थे जिससे एजेंसियों की नज़र से बचा जा सके। तो उसको ट्रैक डाउन किया गया और वो ट्रैक डाउन जब हुआ तो पता चला कि इसमें बहुत से लोग हैं वो भी इन्वॉल्व हैं, न कि केवल उत्तर प्रदेश में जो काफिल और सलीम है वो, बल्कि इमरान और नासिर के साथ साथ जो इकबाल और आसिफ जो लश्कर के कमांडेंट बन के बैठे हैं कराची में, उनकी बहुत बड़ी मिलीभगत है। तो अब टेक्निकल गैजेट्स के साथ साथ फंडिंग का ऐसा मसला है जो एनआईए जांच कर रही है कि फंडिंग केवल पाकिस्तान से आया था या और कहीं से, क्योंकि सलीम और काफिल हैं उनको सऊदी अरब बुलाया जाता है मिलने के लिए, जबकि आसिफ और इकबाल ने नासिर को बुलाया, वो उसको कराची बुलाया। तो ये तरह दोनों चीज़ें अलग अलग क्यों, अगर एक ही मॉड्यूल है तो अलग अलग चीज़ें क्यों हुई, तो इस बात की भी तफ्तीश अभी एनआईए कर रही है। ठीक रही जरा आप साथ। पार्सल ब्लास्ट मामले में एनआईए नासिर और इमरान को गिरफ्तार कर चुकी है। तस्वीर नासिर की हम आपको दिखा रहे हैं जिस पर आरोप है कि दरभंगा रेलवे स्टेशन पर जो धमाका हुआ उस लिक्विड बम को बनाने वाला, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये नासिर ही है। न्यूज़ 18 के शंकर आनंद की रिपोर्ट है कि नासिर पाकिस्तान जाकर बम बनाने की ट्रेनिंग ले चुका है और नासिर उत्तर प्रदेश के शामली का रहने वाला है, लेकिन उसके कई पाकिस्तानी आतंकियों से सीधा कनेक्शन है। एनआईए ने इसके पास से कई अहम दस्तावेज, डिजिटल सबूत भी जब्त किया है। दरभंगा धमाका मामले में एनआईए ने इमरान को गिरफ्तार किया। न्यूज़ 18 के शंकर आनंद की रिपोर्ट है कि एनआईए की जांच में पता चला कि इमरान ने ही हैदराबाद में ट्रेन में बम रखा था जिसमें बाद में धमाका हुआ। इमरान भी उत्तर प्रदेश के शामली का ही रहने वाला है और हैदराबाद में काम करता है। चंद्रमोहन हमारे साथ हैं। चंद्रमोहन, सबूत हाथ लग चुके हैं, आज कोर्ट में पेशी होनी है इमरान और नासिर की। फिलहाल वो पटना भी पहुंच चुके हैं, तस्वीरें आप दिखा रहे थे। कितनी देर में कोर्ट ले जाएंगे इन्हें और कितने दिन की रिमांड मांगी जा सकती है?
बिल्कुल, देखिए हम सीधी तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये पटना का एटीएस ऑफिस है जहां पर इन दोनों भाइयों को लाकर रखा गया है और जो एटीएस के वरीय अधिकारी हैं वो थोड़ी देर में यहां पर पहुंचने वाले हैं। हो सकता है कि इन दोनों भाइयों से फिर से एक बार पूछताछ हो और उसके बाद फिर यहां से जो कोर्ट में पेशी से पहले पेपर तैयार किया जाता है वो पेपर तैयार करने के बाद फिर इनको यहां से कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जाएगा। जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक अब से थोड़ी देर बाद जब वरीय अधिकारी यहां पर पहुंचेंगे उसके बाद फिर इन दोनों भाइयों को एनआईए के स्पेशल कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जाएगा और फिर जो एनआईए के वकील हैं वो इनका रिमांड मांगेंगे आगे के पूछताछ के लिए, क्योंकि एनआईए सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कई अहम सुराग मिले हैं इन दोनों भाइयों से पूछताछ के दौरान और उसमें कई अहम खुलासे भी हुए हैं। ऐसे में एनआईए जो है वो और आगे पूछताछ करना चाहती है और जब इस पूरे मामले की जांच जीआरपी और बिहार एटीएस ने शुरू की थी तब नाम आया था उत्तर प्रदेश के शामली के कायराना इलाके के रहने वाले 2 शख्स की और उनसे जब पूछताछ हुई तो उसके बाद हैदराबाद से इन दोनों भाइयों को इमरान और नासिर को गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद फिर एनआईए की टीम ने पूछताछ की थी और पूछताछ के बाद जब इनके घर में सर्च किया गया तो कई अहम दस्तावेज और साथ ही विस्फोटक सामग्री है वो भी मिले थे और उसके बाद इसी दौरान ये पूछताछ के दौरान पता चला कि जो उत्तर प्रदेश का सलीम नाम का रहने वाला आदमी है उसके पास हवाला के जरिए पाकिस्तान से 1,60,000 रुपए भेजे गए थे इस सामग्री को खरीदने के लिए, सामग्री को इकट्ठा करने के लिए और फिर इन दोनों भाइयों ने साजिश रची जिसमें पहले कपड़े का गट्ठर तैयार किया गया, बंडल तैयार किया गया और उसमें विस्फोटक रखा गया। जो मुझे जानकारी एनआईए के सूत्रों से मिली है उसके मुताबिक जो बॉटल रखा गया था उसमें सेंसर लगाया गया था और सेंसर के जरिए चलती ट्रेन में जो सिकंदराबाद से चलकर थोड़ी देर पहले ही एनआईए की टीम इन दोनों को, जिनका नाम नासिर और इमरान है, इनको लेकर पटना पहुंची हैं। ये उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद एटीएस दफ्तर इन दोनों को ले जाया गया है और थोड़ी ही देर में कोर्ट में पेशी भी होनी है जहां पर जो सबूत हाथ लगे हैं चाहे वो मोबाइल के जरिए या लैपटॉप के जरिए वो कोर्ट में रखने होंगे और उसी हिसाब से रिमांड की डिमांड की जाएगी और कितने दिन की रिमांड मिलती है इस पर भी नजर रहेगी। तो थोड़ी ही देर में जानकारी मिल रही है कि इनकी दोनों की एनआईए कोर्ट में आज पेशी होनी है। हैदराबाद से इन दोनों को पटना लाया गया आपसे थोड़ी देर पहले। फिलहाल दोनों एटीएस दफ्तर में इस वक्त मौजूद है। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है ड्रोन मामले से जुड़ी हुई। जम्मू ड्रोन जो हमला हुआ था उसको लेकर न्यूज़ 18 के अमित पांडे की यह खबर है कि जम्मू में हुए ड्रोन धमाके के लिए आधुनिक किस्म के विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था। खुफिया एजेंसियों के हवाले से जानकारी है कि ड्रोन हमले के लिए इस्तेमाल किए गए विस्फोटक को पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में तैयार किया गया। जम्मू में हुए धमाके के बाद वहां से मिले विस्फोटकों के टुकड़ों को अगर उसकी जब बारीकी से जांच हुई उसमें यह साबित हुआ कि 6 दिन पहले हुए धमाके में पाकिस्तान की सोची समझी साजिश थी। विस्फोटकों में टुकड़ों की जब जांच हुई तो पता चला कि विस्फोटक मेटल के खोल में भरे हुए थे और उन्हें ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार किया गया था। जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक हमले में इस्तेमाल विस्फोटकों को किसी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ही तैयार किया गया था जिनकी सप्लाई दरअसल सिर्फ सेना, अर्धसैनिक बल और पुलिस को ही की जाती है। जानकारी यह भी मिल रही है कि धमाके में करीब 3 किलो आरडीएक्स का इस्तेमाल हुआ जिनको 2 बराबर हिस्सों में बांटा गया, 2 अलग अलग ड्रोन में फिट किया गया, यानी हर ड्रोन में 1.5 किलो आरडीएक्स रखा गया था। फिलहाल जांच एजेंसियां जम्मू टेक्निकल एयरबेस पर विस्फोटक गिराने वाले दोनों ड्रोनों का सुराग तलाशने में जुटी हैं। जम्मू से एक और बड़ी खबर आ रही है। खबर ये कि पवन शर्मा की यह खबर है कि अरनिया सेक्टर में भारत और पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सुबह 4:25 पर एक और ड्रोन दिखाई दिया जिससे बीएसएफ के जवानों की तरफ से उस पर फायरिंग की गई। फायरिंग के बाद वो ड्रोन पाकिस्तान की तरफ लौट गया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी किया गया। इससे पहले लगातार 4 दिन जम्मू और उसके आसपास के इलाकों में रात में ड्रोन देखे गए थे और यही नहीं, इससे पहले भी आतंकियों तक हथियार पहुंचाने के लिए ड्रोन के जरिए सीमा पर हथियार तक गिराए गए थे।
जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन हमले के बाद जम्मू में अलग अलग ठिकानों के ऊपर ड्रोन मंडराते दिखे थे। जम्मू के कई मिलिट्री स्टेशन जिसमें कालू चक, रतनू चक, मीरा साहिब और कुंजवानी इलाके में पिछले 2-3 दिन से लगातार ड्रोन मंडरा रहे थे, लेकिन आज सुबह भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अरनिया सेक्टर जो है वहाँ पर जब्बोवाल एक इलाका पड़ता है जो बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास है। वहाँ पर एक पाकिस्तानी ड्रोन भारतीय सीमा में घुस आया था जिस पर BSF के जवानों ने फायरिंग की थी। उसके बाद ड्रोन वापस पाकिस्तान की ओर चला गया। तो लगातार ड्रोन देखने का सिलसिला जो अभी भी जारी है। हालांकि जम्मू एयरफोर्स स्टेशन हो जहाँ फिर जितने भी महत्वपूर्ण ठिकाने हैं यहाँ पर ड्रोन मॉनिटरिंग सिस्टम लगा दिया गया है। ड्रोन को खोजने के लिए जो उपकरण चाहिए वो सब लगा दिए गए हैं। सुरक्षा कड़ी कर दी गई है एयरफोर्स स्टेशन की, और जितने भी महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशन हैं जम्मू कश्मीर में वहाँ पर भी सुरक्षा कड़ी की गई है। एक हाई अलर्ट साउंड किया गया है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर और LOC पर भी, क्योंकि LOC पर भी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी पाकिस्तान की तरफ से कई बार ड्रोन भेजे गए थे, जिसके चलते अब कड़ी सुरक्षा बरती जा रही है, क्योंकि ड्रोन देखने का सिलसिला अभी भी जारी। हालांकि कई उपकरण जहां पर लगे हुए हैं कि इस इलाके में अगर ड्रोन आता है तो उसे मार गिराया जाएगा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आज सुबह जो एक ड्रोन देखा गया उसके ऊपर भी BSF ने फायरिंग की थी, लेकिन वो ड्रोन वापस पाकिस्तान की ओर चला गया। कैमरामैन राजवी के साथ पवन शर्मा, न्यूज़ 18 इंडिया, जम्मू। पिछले कुछ महीनों में कई ड्रोन देखे गए थे। BSF ने पिछले दिनों एक ड्रोन मार भी गिराया था। कुछ जम्मू कश्मीर के पुलिस के लोगों ने इन प्रयासों को निष्फल किया, लेकिन हाल में जो जम्मू में घटना हुई है उसको सुरक्षा एजेंसियों ने गंभीरता से लिया है, और जहां भी हमारे ऐसे इस्टेब्लिशमेंट हैं वहां सुरक्षा के अचूक इंतजाम हो रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस खतरे से निपटने में हमारी सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सक्षम हैं और समर्थ हैं। न्यूज़ 18 की वेबसाइट ने आजतक.com को पछाड़ा।